हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीटली आप जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन में होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करें कि ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम कहां से बना होगा, डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट से, तो क्या क्या चीज से मिलकर बना है भाई, देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग ये चीज समझ लेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। यानी पेल्विस रीजन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के बिटवीन द लेग्स, यानी कि जो दोनों लेग्स के बीच में जो पोजीशन होता है उसे हम ह्यूमन बॉडी का पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें कि कौन कौन से मेन और मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो पहला है आपका टेस्टिस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वृषण भी कहते हैं। दूसरा है मेल एसेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, डक्ट का मतलब होता है नली, यानी पाइप। ठीक है, और एसेसरी का मतलब जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ भाई, तो आपके इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कनेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलियाज, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो कि कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। एसेसरी डक्ट की बात करें हम, तो एसेसरी डक्ट में मेनली रेड टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, ये 4 प्रकार के ट्यूब लगे होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट जो है ग्लैंड्स, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और जेनेटेलिया में पीनस आता है, और एक जिसे हम टेस्टिस में स्टडी करेंगे वो स्क्रोटम आता है। ठीक है, लेकिन स्पेशली एक्सटर्नल जेनेटेलिया में लोग पेनिस को ही पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी का कंप्लीट डायग्राम है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट ऑर्गन्स नजर आ रहे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा आपका टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म से मेल गैमेट बनते हैं, और ये मेल गैमेट यहाँ से होते हुए इन नलियों से होते हुए ऐसे इस प्रकार से जो ग्लैंड्स का जो मेन एरिया होता है, ग्लैंड्स का मेन एरिया ये वाला होता है। ठीक है, इस एरिया से पास करते हैं और पीनस से फिर क्या होता है, इजेकुलेट होता है स्पर्म आपका। ठीक है, चलिए देखिए हम बारी बारी से अब क्या करेंगे कि कंप्लीट ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर क्या था, पहला स्ट्रक्चर था टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण, जो कि आपके पेल्विक रीजन में बाहर में उपस्थित होता है। देखिए क्या है, कह रहा है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, किसके आउटसाइड भाई, एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो एक स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर भाई, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपका ये टेस्टिस होता है वो बाहर में प्रेजेंट होता है आपके एब्डोमिनल कैविटी के, और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिससे हम कहते हैं स्क्रोटम। यानी ये स्क्रोटम, ये जो एक टेस्टिस है मान लेते हैं, तो इसकी जो बाहर ये जो संरचना है, जो बाहर से जो संरचना है इसको कवर करके रखेगा। ठीक है, ये जो बाहर से इसको संरचनाएं जो कवर करके रखेंगी उसे ही हम कहते हैं स्क्रोटम, जिसमें आपका टेस्टिस अंदर में मौजूद होता है। नेक्स्ट कह रहा है द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, किसका लो टेम्परेचर भाई, ऑफ द टेस्टिस, यानी कि स्क्रोटम टेस्टिस के बाहर में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं यह एक प्रकार का टेस्टिस है, ठीक है, तो इस टेस्टिस के बाहर में इस प्रकार से ऐसे आपका एक लेयर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये जो बाहर है पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करता है। कितना लो करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम, ठीक है, लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का टेम्परेचर करता है, यह स्क्रोटम उसमें हेल्प करता है। कह रहा है इन एडल्ट्स इच टेस्टिस इन ओवल शेप्ड, ओवल का मतलब बॉल के जैसा, ठीक है, जिसमें इसका जो लेंथ होता है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी यह लगभग
4 से 5 सेंटीमीटर होगी। और कह रहा है विड्थ यानी जो चौड़ाई होगी वह चौड़ाई इस प्रकार से कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बहुत इजी था आपके टेस्टिस के स्ट्रक्चर को याद रखना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर डीपली हम लोग जाते हैं। क्या है भाई, कह रहा है इच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि आप ये जो टेस्टिस देख रहे हैं, इस टेस्टिस के अंदर में लगभग इस प्रकार से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जो कि आपको इसमें नजर आ रहा होगा। इसमें लगभग इसमें आपके ये जो आपके नजर आ रहे हैं इस प्रकार से यह कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। वह कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। लॉबी जैसे कि आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, टेस्टिस एज लाइक अ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के अंदर में छोटे छोटे क्या है, रूम है। तो वो जो छोटा छोटा रूम है उसको हम लोग लॉबी कहते हैं, टेस्टिकल्स लॉब्स। ठीक है, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या मौजूद होते हैं भाई, कर इच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि वो जो बिल्डिंग है जिसे हम टेस्टिस से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर में जो रूम है जिसे हम कह रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उस लॉबी के अंदर में 1 से 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेल मौजूद है, ट्यूब मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कौन से 2 प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती हैं? एक होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया, जिसके बारे में हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, जिसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है, नहीं, स्पर्म बनाना। दूसरा है सर्टोली सेल, ये उसी के साथ में उसी रूम में उसी लॉबी में मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो स्पर्म जो डेवलप हो रहा होता है, इसे स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, यानी पोषक तत्व देता है, जिससे स्पर्म क्या करता है, अच्छे से डेवलप हो सके। एक और सेल होती है जिसे हम लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टेशियल सेल भी कहते हैं। इसका काम होता है आपका हार्मोन सीक्रेट करना, और हार्मोन में भी एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करना। तो ये लीडिंग सेल कहां पाया जाता है, चलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिएगा। यहां पे क्या है, इस प्रकार से मान लेते हैं एक टेस्टिस है आपका, इस टेस्टिस के बाहर में इस प्रकार से आपका स्क्रोटम हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर में इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लॉबी मौजूद है। इस प्रकार से बहुत सारे लॉबी, जिसे हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर में आपका छोटे छोटे इस प्रकार से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 2 प्रकार के हमने जाना, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक सर्टोली सेल्स। इसके अलावे इनके दीवाल पे, ठीक है, इनका ये जो दीवाल है ये वाला, जैसे हम जब भी घर बनाते हैं तो घर का दीवाल होता है ना, दीवाल, तो ये जो दीवाल जो नजर आ रहा है, वो जो वॉल नजर आ रहा है, 2 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में जो वॉल होता है, ये जो वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वॉल, ठीक है, इस प्रकार से ये जो वॉल होता है, इस वॉल के ऊपर में लीडिंग सेल पाए जाते हैं, जिसे हम इंटरस्टेशियल सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये था आपका टेस्टिस। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट है मेल 6 एसेसरी डक्ट्स। यानी कि एसेसरी डक्ट, यानी डक्ट का मतलब होता है नली, और एसेसरी का मतलब जुड़ा हुआ, जो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसोसिएट करता है। कौन से भाई, तो इसमें 4 हम लोग पढ़ेंगे। एक है आपका रेड टेस्टिस, वॉस इफ्रेंसिया, एपिडिडमिस और वॉस डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। कह रहा है इट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द टेस्टिस। यह नेटवर्क के जैसा प्रेजेंट होता है टेस्टिस में। कह रहा है इट कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये कहां पर है, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम को आपको गौर करना है, अच्छे से गौर करना है, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे ये जो नजर आ रहा है ये वाला, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ये होता क्या है कि जो इसके आउटर साइड में इधर जो आपके लॉब्यूल्स पाए जा रहे हैं, इधर से स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होगा, और स्पर्म के जो फॉर्मेशन होंगे वह फॉर्म्ड होकर आगे की ओर बढ़ेगा और ट्यूब में पास होगा। तो पहला जो ट्यूब होगा वो रेड टेस्टिस होगा, ठीक है, जो कि स्पर्म को कलेक्ट करता है कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। यानी कि
आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कह सकते हैं, यहां से कलेक्ट होकर कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, इस एरिया में, यहां पे। तो यह रेट टेस्टिस वाला एरिया है, यह जो एरिया है इसे हम रेट टेस्टिस कहते हैं। इसका फंक्शन ही होता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स टू द वॉस इफ्रेंसिया, यानी कि यहां से स्पर्म को कलेक्ट करना, इसको स्पर्म को फिर क्या करना, वॉस इफ्रेंसिया तक आगे बढ़ा देना। इसका कोई वैसा कोई इंपॉर्टेंट वैसा कोई फंक्शन नहीं होता है ज्यादा। नेक्स्ट है वॉस इफ्रेंसिया, कह रहा है दीज आर 10 to 15 स्मॉल डक्ट्स कंटेनिंग रेट टेस्टिस टू द एपिडिडर्मिस, यानी कि यह जो हो गया इसे हम रेट टेस्टिस कह रहे हैं, ठीक है। रेट टेस्टिस के बाद ऊपर में ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, इनकी संख्या 10 से 15 होती है, जिसे हम वॉस इफ्रेंसिया कहते हैं। यह क्या करते हैं, दे हेल्प इन मूविंग स्पर्म एंड ऑब्जर्विंग एक्सेस फ्लूइड। ये क्या करते हैं कि स्पर्म्स को, सीधी सी बात है कि यहां पर काम एक ही हो रहा है कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो आपके जर्म सेल बने हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो जर्म सेल बने हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से, उसको बस मूव कराना, मूव करके कहां, बॉडी से इजेकुलेट कराना। तो पाइप में सर्वाइव करेगा, पाइप में फ्लो करेगा, आगे फ्लोट करेगा। तो पहला पाइप था रेट टेस्टिस, यानी डक्ट पहला क्या था, रेट टेस्टिस। उसके बाद ये पाइप में गया जिसे हम कहते हैं वॉस इफ्रेंसिया। अब वॉस इफ्रेंसिया का मेन जो फंक्शन है क्या है भाई, कैरी स्पर्म्स टू द एपिडिडर्मिस, यानी कि अब इन स्पर्म्स को पास करना, कहां भेजना, ये देखिए इसमें पास करना, ये इस स्ट्रक्चर में पास करना। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडर्मिस। ये क्या है, लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस। पोस्टेरियर मतलब अगर ऐसे है तो ऊपर वाले भाग को हम लोग पोस्टेरियर कहते हैं। तो इसके पोस्टेरियर ने कि ये आपका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के ऊपर वाले भाग, पोस्टेरियर वाले भाग में आपका क्या पाया जा रहा है, एपिडिडर्मिस पाया जा रहा है, ठीक। इनके फंक्शंस क्या क्या है भाई, ये वो जगह है जहां पर स्पर्म इस प्रकार से आने के बाद थोड़े से क्या होते हैं, रुकते हैं, और रुकने के बाद उनकी वहां पर क्या होती है, मैच्योरेशन होती है। और टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स, ये टेम्पररी स्टोरेज है, यानी कि ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को कुछ समय के लिए। फिर स्पर्म गेन मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी हियर। मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी का मतलब होता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन करेगा तो वहां पर फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाने की जो क्षमता होती है वह डेवलप होती है यहां पर इस हिस्से में, जिसे हम एपिडिडर्मिस कहते हैं। सबसे लास्ट का पार्ट है वॉस डिफरेंस, जो कि कह रहा थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब। अब भाई स्पर्म मेरा यहां पहुंच गया है, तो यहां से फिर ये मुड़ेगा और इसमें पास करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वॉस डिफरेंस, अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है भाई, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम एपिडिडर्मिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट्स, यानी कि अब यहां से आपका स्पर्म यहां तक पहुंच गया, इसको सीधा कहां पर निकाल देना, इजैकुलेटरी डक्ट्स में पास कर देना। तो ये थे उसके एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एनसीईआरटी में ग्लैंड्स के बारे में उतना जानकारी नहीं दिया हुआ है, केवल ग्लैंड्स के नाम पर वहां पर नोट किए हुए हैं, जिसमें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, यहां पे मेल एसेसरी डक्ट में ये वॉस डिफरेंस नहीं, यहां पर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होगा, जो गलती से मिस टाइपिंग हो चुकी है, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे इसको, ठीक है। आगे यहां पर क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। क्या है इसमें कि एक बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हो गया। नेक्स्ट है द सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। ये जो ग्लैंड्स है, इससे जो सिक्रीशन होता है उसे हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है, सेमिनल प्लाज्मा अल्कलाइन क्षारीय होता है, और यह कुछ फ्रुक्टोज को, कुछ एंजाइम्स को और कुछ आयन जिसमें कैल्शियम को और म्यूकस को कंटेन करता है सेमिनल प्लाज्मा। और एक गाढ़े व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, डीप व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बनता है, एक लिक्विड बनता है जिसे हम कहते हैं सीमेन। तो सीमेन के लिए, सीमेन जो होता है जैसे आप अक्सर देखे होंगे, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं सीमेन के बारे में,
तो कभी वेटनरी डॉक्टर को देखते होंगे कि वो क्या करते हैं कि जो गाय होती है उनको सीमेन देते हैं। तो क्या वो सीमेन केवल स्पर्म है? ऐसा नहीं होता है। उस सीमेन में आपका क्या क्या होता है? आपका सेमिनल प्लाज्मा होता है उस सीमेन में। इसके अलावे आपके स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के कलेक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बुलाता है? सीमेन बोला जाता है। आगे कह रहा है इन अ सिंगल इजैकुलेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स 2.5 से 5 ml, यानी ये जो सीमेन है, एक बार अगर इजैकुलेशन होती है, एक बार अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म बाहर आते हैं तो लगभग 2.5 से 5 ml तक सीमेन बाहर आता है। और 2.5 से 5 ml सीमेन में लगभग सीमेन इज रिलीज्ड हैविंग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, यानी कि लगभग इतना में 200 से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म क्या होते हैं? बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटल्स या एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसमें मेनली किसको इंक्लूड किया गया है? द पीनस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड ग्लांस पीनस। अगर इस प्रकार से अगर पीनस का अगर स्ट्रक्चर है तो ये आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेन आता है, और इसके ऊपर में कह रहा है ये जो इंड पार्ट होता है उस इंड पार्ट को हम लोग ग्लांस पीनस कहते हैं, जिसके ऊपर में कवरिंग होती है। इस प्रकार से कवरिंग होती है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी।